तो कफज प्रमेय के दुष्य उन्होंने बोला है कि सबसे मेन कफज प्रमेय का दुष्य है, वैसे प्रमेय का सबसे मेन दुष्य है बहुद्रव श्लेष्मा। बहुद्रव श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब क्या? श्लेष्मा मतलब कफ। अब ये बहुद्रव श्लेष्मा क्या होता है? कफ तो वैसे भी द्रव होता है ना, कफ द्रव होता है कि नहीं होता? नहीं होता। कफ सांद्र होता है, सांद्र के उलट द्रव होता है। तो संघातकर डेंस होता है कफ। जो चीज डेंस है वो जब विकृत हो जाएगी तो वो पतली हो जाएगी, द्रव हो जाएगी। तो कफ शरीर में सांद्रावस्था में रहता है, डेंस रहता है, और जब वो पतला हो जाता है, बहुद्रव हो जाता है, तो वो विकृत हो जाता है। तो ध्यान रखिए, कफ हमेशा सांद्र अवस्था में रहता है। कफ के अगर आपने गुण देखे तो कफ के गुणों में द्रव गुण नहीं है, और प्रमेह में एग्जैक्टली यही बढ़ जाता है, द्रव गुण बढ़ जाता है। तो बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा। अब ये बहुद्रव श्लेष्मा का क्या मतलब है? बहुद्रव श्लेष्मा का मतलब ये हम लगा सकते हैं कि हमारा जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म में पानी का एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो मसल सेल्स और लिवर सेल्स में ग्लूकोज स्टोर होता है। जब हम शक्कर या शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारे ब्लड में कितना 2 से 3 चम्मच शुगर रहती है। बाकी की जो शुगर है वो हमारे लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ के जो सेल्स हैं उसमें जब शुगर स्टोर होना चालू हो जाती है और उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो जाता है, तो फॉर एवरी ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन stored in the cells, you require around 4 grams of water, to be stored. तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो शायद पतला हो जाता है बिकॉज पानी ज्यादा हो जाता है उसमें। तो दैट कैन बी वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस। लेकिन ओवरऑल अब साइटोप्लाज्म पतला हो जाता है, फिर साइटोप्लाज्म के आसपास जो, मतलब वो सेल के आसपास जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोरोना सर। हाँ बोलिए। हेलो, क्या हुआ? किसी को कुछ बोलना नहीं था ना? ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है, यहाँ भी पानी जमना चालू हो जाता है, और जब धातु शैथिल्य, हम जो कहते हैं धातु शैथिल्य हो गया, तो ईच ऑफ अवर धातुस इज मेड आउट ऑफ सेल्स। ये सेल्स जो है, दीज आर वोवन इनटू अ फैब्रिक, जैसे मसल है या मेद है। अब रस, रक्त और शुक्र, ये जो धातु हैं, ये धातु वैसे भी द्रव रूप है, लेकिन बाकी जो धातु हैं दे आर डेंसर, मतलब substantiative, they are not liquid, they are semi solid types। तो ये सेमी सॉलिड जो है उसमें दो सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पानी बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा? दो सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, मतलब जो सेलुलर इंटर ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा वो रुक जाएगा, और वो मतलब उसमें सेल्स बड़े नहीं है, लेकिन धातु इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो बढ़ गया है। तो उसमें क्या हो जाएगा? वो धातु एक्चुअली वीक हो जाएगा बिकॉज द सेल्स हैव नॉट बिकम स्ट्रॉन्ग। सेल्स, वो धातु रादर शिथिल हो गए हैं। सेल्स हैव नॉट बिकम स्ट्रॉन्ग बट ओवरऑल द क्वांटिटी ऑफ धातु हैज इंक्रीज्ड। जैसे हम साबुन का पानी लेते हैं, साबुन का पानी, बचपन में हम साबुन का पानी लेके उसमें वो पाइप डाल के उसमें हम फूंक के बबल्स बनाते हैं। तो साबुन के पानी से बना हुआ जो बबल है उसमें एक वॉल दूसरे वॉल से दूर चला जाता है, बीच में हवा आ जाती है, तो इसीलिए वो बबल जो है वो नाजुक हो जाता है। वैसे ही जब दो सेल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, बीच में इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर
कंटेंट्स बढ़ जाते हैं तो वो पूरा धातु नाजुक हो जाता है और इसी को धातु शैथिल्य कहते होंगे। तो ये बहुद्रव श्लेष्मा कहाँ कहाँ या किस किस दोष में, सॉरी किस किस धातु में तकलीफ पैदा करता है? तो उन्होंने बोला है बहु अबद्ध मेद, मेद धातु में, मांस धातु में, मांस को तो अभी हमने समझ लिया, क्लेद में, क्लेद इज व्हाट, क्लेद इज सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड विच इज थ्रोन आउट ऑफ द सेल्स। शुक्र में, अब शुक्र में, शुक्र इज अ द्रव धातु, लेकिन शुक्र का पोषण नहीं करता, टेस्टिकुलर सेल्स को अलग कर देता है, तो हॉर्मोन्स कम बनते हैं, टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा में डिफिशियंसी आ जाती है, शुक्र कम बनना चालू हो जाता है। सेम गोज विद शोणित, शोणित में हम रक्त भी ले सकते हैं, शोणित तो रक्त को भी पीक करना चालू कर देता है। वसा, वसा इज द थिंग विच कम्स आउट ऑफ द माउस। मज्जा, मज्जा इज द थिंग्स विच कम्स आउट फ्रॉम द अस्थि। तो अस्थि और मज्जा, अस्थि वीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मज्जा में द्रव बढ़ जाएगा। लसिका, लिम्फ, रस और ओज। ओज मतलब क्या है मुझे नहीं समझ में आया। राइट नाउ लेट अस टेक ओज एज इम्यूनिटी, राइट नाउ लेट अस टेक ओज एज इम्यूनिटी। तो अगर हम ये दुष्य सब देखें तो प्रमेह का पेशेंट होता है, ही इज यूजुअली ओबेस, तो बहु अबद्ध मेद, काम करने की ताकत नहीं होती, कोई चीज उठाता है तो दर्द करने लगता है या थक जाता है, तो मांस में भी दुष्टि होती है। क्लेद, अब क्लेद ज्यादा निकलता है तो स्वेद क्लेद से निकलने वाला है, तो क्लेद ज्यादा निकलता है तो ऑटोमेटिकली स्वेद भी ज्यादा निकलता है। डायबिटीज के पेशेंट में शुक्र धातु भी कम हो जाता है, आइदर मैथुन शक्ति कम हो जाती है या लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो म्हणजे मतलब मैथुन करने की शक्ति और मैथुन करने की इच्छा, मैथुन करने की इच्छा भी कम हो जाती है। शोणित कम हो जाता है, शोणित में दुष्टि हो जाने की वजह से डायबिटीज के पेशेंट्स में अलग अलग टाइप के लिपिड के इश्यूज हो जाते हैं। फिर डायबिटीज के पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स, मोर प्रोन टू हिमोरेजेस, तो शोणित में भी तकलीफ हो जाती है। वसा, वसा इज अगेन रिलेटेड टू मेद। मज्जा, मज्जा में दुष्टि हो जाती है, इसीलिए अस्थि अलग से नहीं मेंशन किया हुआ, बट डायबिटिक के पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस आल्सो, तो मज्जा में भी तकलीफ हो जाती है। लसिका, लिम्फ, लिम्फ और ओज दोनों इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो इन दोनों में भी डायबिटीज के पेशेंट को फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होते हैं। अगर आपको याद है तो प्रमेह पीड़िका, पीड़िका का एक पूरा पूरा क्लास है जिनको प्रमेही व्यक्तियों में बताया है, शराविका, कच्छपिका, जालिनी, ये जो है ये प्रमेह पीड़िका, मतलब सिर्फ प्रमेह वाले लोगों को ही होने वाले हैं। ये पीड़िकाएं क्या है, ये इरप्शंस हैं, दीज आर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, मतलब इम्यूनिटी कम हो गई है, स्वेद ज्यादा आ रहा है, तो उस चमड़ी पे इन्फेक्शंस होके अलग अलग टाइप की इरप्शंस आते हैं जिनको प्रमेह पीड़िका कहते हैं। तो ये कफज प्रमेह के दुष्य हो गए। अब हम कफज प्रमेह की संप्राप्ति देखते हैं। सबसे पहले रोग उत्पत्ति काल में कफ वृद्धि होना, रोग के उत्पत्ति काल में कफ वृद्धि होना, ठीक है। तो सबसे मेन दोष बढ़ने वाला कौन सा है, वो है कफ। कफ उत्पत्ति काल में दोष, रोग उत्पत्ति काल में कफ वृद्धि हो जाती है। कफ वृद्धि होने के बाद कफ शरीर में फैल जाता है, अपने स्थान को छोड़ के प्रकोपित होके शरीर में यहाँ वहां फैल जाता है, फैल के शरीर को ढीला कर देता है, धातु शैथिल्य निर्माण कर देता है, धातु शैथिल्य निर्माण कर देता है। ये शैथिल्य ज्यादा करके मांस और मेद में नजर आता है, क्योंकि ये धातु सुपरफिशियल है, अस्थि सुपरफिशियल नहीं है, लेकिन मांस और मेद ये सुपरफिशियल धातु हैं, और सब्सटेंस सेमी सॉलिड, सब सॉलिड और सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, तो इसीलिए ये धातु शैथिल्य जो है वो ये जो धातु शैथिल्य है ये शरीर के इन दो धातुओं में नजर आता है। उसके बाद
मांस दूषित होने से प्रमेह पीड़िका हो जाती है। इस पार्ट को छोड़ दो क्योंकि हमने ऑलरेडी समझ लिया कि कफ मेद मांस और क्लेद को दूषित करता है। तो ये प्रमेह पीड़िका जो है, दिस माइट नॉट हैपन एट दिस स्टेज। शरीर को ढीला कर देता है, उसके बाद कफ मेद को दुष्ट कर देता है और मेद और मांस और क्लेद दूषित हो जाते हैं। ये यहां तक हो जाता है। अब यहां जो है, दिस माइट हैपन, दिस माइट नॉट हैपन। प्रमेह पीड़िका फॉर्म हो सकती है और इट में नॉट बी फॉर्म। ओके। कफ मेद और मांस कफ मेद मांस और क्लेद को दूषित करने के बाद मेद और मांस तो अपनी जगह से नहीं हिलते। मेद और मांस अपनी जगह से नहीं हिलते, लेकिन वो अपनी जगह पर शैथिल्य निर्माण कर देते हैं। मेद शैथिल्य हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, बटक्स या ब्रेस्ट का लंबन होना चालू हो जाता है। लंबन मतलब लटक जाते हैं, पेट आगे आ जाता है, वो जो मसल्स में पावर है वो वीक हो जाती है। क्लेद जो है, ये क्लेद मूत्र रूप में बदल जाता है। क्लेद मूत्र रूप में बदल जाता है और मूत्र बन के वो बस्ती में चला जाता है। बस्ती में चला जाके वो कफ के साथ स्रोतोरोध उत्पन्न करता है और कफ के गुण के समान प्रमेय की उत्पत्ति होती है। सिंपल सा मतलब जो संप्राप्ति है बहुत सिंपल सी है, और संप्राप्ति ध्यान रखना भी जरूरी है। सबसे पहले रोग उत्पत्ति समय में कफ बढ़ जाता है। ये कफ जाके किस किस चीज को दूषित करता है, सबसे पहले जाके दूषित करता है मांस। तो सबसे पहले फैल जाता है, फैल के शरीर को ढीला कर देता है, धातु शैथिल्य निर्माण। और ज्यादा करके धातु शैथिल्य जो है वो किन 3-4 चीजों में निर्माण करता है, एक मांस, एक मेद और एक क्लेद। तो मांस और मेद जो है उसमें तो ऑलरेडी धातु शैथिल्य हो गया, उनके जो इफेक्ट्स हैं या उसके जो कार्य है वो कम हो गए, शरीर लटकना चालू हो गया, पेट आगे आ गया। ये क्लेद जो है, क्लेद इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लेद इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये क्लेद जो है ये ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको ले जाता है बस्ती में। चलो भाई बस्ती में, तो क्लेद और कफ बस्ती में चले जाते हैं और क्लेद किडनी में या बस्ती में मूत्र रूप में बदल जाता है और साथ ही साथ बस्ती में स्रोतोरोध उत्पन्न कर देता है और फिर कफ के साथ मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो मूत्र मार्ग से निकलने वाला है वो कफ दूषित क्लेद है, और इसीलिए कफज प्रमेह में कफ के जैसा मूत्र निकलता है। अब कफज प्रमेह के अलग अलग प्रकार बताए उन्होंने। कफज प्रमेह के उन्होंने 10 प्रकार बताए। ये हर एक जो है, ऑफकोर्स आज की तारीख में, फॉर सीइंग दीज 10 टाइप्स यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू गिव हिज यूरिन। उसने पानी ठीक ठाक पिया होना चाहिए, यूरिन येलोइश ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और यू हैव टू कीप द यूरिन फॉर मोर देन 10 आवर्स। तब आपको ये सब समझ में आएगा, विच इज नियर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आज की तारीख में भी मूत्र से निदान करने वाले, हमारे यहाँ बंबई में एक वैद्य हैं, वो क्या करते हैं, वो सुबह 4:30-5 बजे प्रैक्टिस को बैठ जाते हैं और उनका निदान कैसे चलता है, नाड़ी, नेत्र और मूत्र। पेशेंट को ले आना, पेशेंट को सुबह 5 बजे आके उन पेशेंट की नाड़ी देखेंगे, फिर उसकी मूत्र की बोतल को जमा कर लेंगे और नेत्र देख के दवा देके घर भेज देंगे। इस द वे हाउ दिस इज द वे हाउ सम पीपल स्टिल डायग्नोज। लेकिन आज की तारीख में डायग्नोसिस के बहुत अच्छे अच्छे तरीके, सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड द सिम्टम्स यू कैन डायग्नोज बेटर। कफज प्रमेह में पहला प्रमेय उन्होंने बताया उदक में। तो ऐसे नाम से ही देखो, उदक मतलब पानी। तो उदक में हमें पानी के जैसा यूरिन आएगा। मतलब क्या है, अगर आप उस यूरिन को एक बॉटल में, दो सेम बॉटल में, एक बॉटल में यूरिन भरो, एक बॉटल में पानी भरो, थोड़े टाइम के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने किस में यूरिन भरा है और किस में पानी भरा है। ठीक है, तो उदक में क्लियर कट पानी दिखने जैसा, पानी की जैसा दिखने वाला यूरिन है। लेकिन ये उदक में जब उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है, जब यूरिन बाहर निकलेगा तब उदक में समझ में नहीं आएगा।
For any type of understanding any type of Kaphaj meha, you have to keep the bottle of urine for 8 to 10 hours. ठीक है, तो उदक में हमें क्या होता है, स्वच्छ मूत्र आता है, श्वेत मूत्र आता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, शीतल ठंडा और बिना किसी गंध के। यूजुअली मूत्र में मूत्र गंध आता है, यूजुअली मूत्र में मूत्र गंध आता है। अगर आपने मूत्र को बॉटली में भर के रख दिया और फिर थोड़े टाइम के बाद बॉटल खोल के उसमें से स्मेल किया तो मूत्र गंधी होगा वो, लेकिन उदक में हमें कोई गंध नहीं आता। इक्षु मेह, इक्षु मेह का क्या मतलब है, इक्षु मतलब गन्ना, गन्ने के रस के जैसा मेह होता है। अब यहाँ पर गन्ने का रंग आप बोलोगे पीला होता है, ठीक है, बट इक्षु मेह में जो मूत्र निकलता है वो निकलने वाले गन्ने के जूस के जैसे नहीं होता। इट इज लाइक ऑक्सीडाइज जूस। अगर गन्ने के रस को आप एक बोतल में भर के रख दोगे और दूसरे बोतल में यूरिन भर के रख दोगे तो आफ्टर सम टाइम्स बोथ विल हैव द सेम कलर। मतलब एक ग्लास में गन्ने का जूस तुरंत लेके जाके पेशेंट का यूरिन चेक करने का कोशिश मत करो, दोनों को साथ में रखना है, दोनों को साथ में रखना है, तो कुछ समय के बाद दोनों सेम दिखना चालू होगा। तो मधुर होता है, मधुर कैसे समझ में आता है, टेस्ट करना नहीं है, उसमें से दो ड्रॉप अगर आपने जमीन पे गिरा दिए तो उसमें चींटियां लग जाती है, चींटियां लग जाती है। तो मधुर होता है, शीतल होता है, मैला होता है, मैला मतलब ब्लैकिश, ब्लैकिश होता है, और चिकास होती है, उसमें चिकास होती है। व्हाट इज चिकास, किसी ने गन्ने का रस पिया हो तो जब हम ग्लास वापस करते हैं तो हाथ धोने की इच्छा होती है क्योंकि बहुत चिकास हो जाती है हाथ, योर हैंड्स बिकम वेरी चिकट, चिकट मतलब एक दूसरे को ऐसे टच करोगे उंगलियां तो कैसे तो लगता है, तो वैसे चिकास आ जाती है उस मूत्र में। तो इक्षु में यहाँ सिंपल इक्षु रस के जैसे। सांद्र में, सांद्र मेह मतलब उसमें दिखता कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सांद्र मेह वाले यूरिन को रख दोगे तो उसमें नीचे रखने पर गाढ़ा साका जम जाएगा, प्रेसिपिटेट जम जाएगा, प्रेसिपिटेट जम जाएगा, थोड़ा सा कुछ नीचे पाउडर पाउडर दिखना चालू हो जाएगा। सांद्र प्रसाद मेह, सांद्र प्रसाद मेह मतलब सिंपल है, उसमें अलग से दो अलग लेवल्स हो जाएंगे। नीचे वाला लेवल जो है वो काफी अच्छा गाढ़ा पाउडर दिखेगा, विच विल बी अराउंड हाफ, मतलब वो सिर्फ पाउडर पाउडर नहीं दिखेगा, उसका लेयर हो जाएगा पूरा, उस पाउडर का लेयर हो जाएगा, और ऊपर के पार्ट जो है वो लिक्विड होगा। ठीक है, जैसे जैसे मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं में आपने वो सेडिमेंटेशन का और डिकेंटेशन का एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो उसमें जब हम मतलब नाले के पानी से या चिकड़ के पानी से उसमें फिटकरी घुमाते हैं तो जो धूल मिट्टी है वो नीचे एक लेवल पे बैठ जाती है और ऊपर का पानी जो है वो अलग से प्रसाद पानी एकदम क्लियर वाटर दिखना चालू हो जाता है। तो सांद्र में हमें सिर्फ कुछ प्रेसिपिटेट दिखेगा, थोड़े पाउडर जैसी चीजें दिखेंगी, लेकिन सांद्र प्रसाद में हमें, सांद्र प्रसाद में हमें क्लियर कट दो लेवल्स दिखेंगे, एक सेडिमेंटेशन का लेवल और एक यूरिन के ऊपर वाले पार्ट का लेवल। शुक्ल मेह, शुक्ल मेह मतलब सफेद पिष्टी जैसा मूत्र, सफेद मूत्र, और जो पिष्टी जैसा हो मतलब सफेद कलर का, दूध दूधी कलर का, दूध के कलर का पिष्टी जैसा मूत्र आएगा। शुक्र मेह मतलब शुक्र जैसा या शुक्र के साथ, या तो ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ शुक्र के पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, या फिर शुक्र साथ आएगा, शुक्र साथ आएगा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं शीत मेह। शीत मेह में यूरिन जो आएगा एकदम ठंडा आएगा और मधुर आएगा। उदक मेह में शीतल तो होता है लेकिन मधुर नहीं होता। शीत मेह में शीतल और मधुर दोनों हो जाता है। सिकता मेह, सिकता मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखेंगे, तो कण युक्त यूरिन जब निकलता है उसको सिकता मेह कहते हैं। शनेर मेह, शनेर मेह मतलब बिना वेग, शनै शनै मतलब धीरे धीरे,
होले होले। शनैर मेह मतलब बिना वेग के धीरे से मूत्र निकलेगा, और मूत्र निकालने के लिए शायद कठिनाई भी हो सकती है। और अलाल मेह, अलाल मतलब तार, जो हम चाशनी में तार बनाते हैं ना, अगर कोई घर पे जलेबी वगैरह बनाता है या गुलाब जामुन वगैरह बनाता है, तो ज्यादा करके लड़कियों को पता होगा कि चाशनी कैसे चेक करते हैं। तो चाशनी चेक करने का मानक यह है कि उसमें 2 उंगली डालो, और वो 2 उंगली को एक साथ करो और फिर अलग कर दो। तो एक तारी चाशनी, 2 तारी चाशनी, मतलब 2 उंगली में कितने तार दिखते हैं, वैसे चाशनी पकड़ी जाती है। एक तारी चाशनी, 2 तारी चाशनी। तो अलाल मेह में मूत्र में तार आ जाते हैं। अगर 2 उंगली में लेके आप अलग कर लो तो मूत्र में तार आ जाता है। तो ये सब जो है ये कफज प्रमेह के प्रकार हैं। ओके, तो ये हमने कफज प्रमेह के प्रकार देख लिए। अब हम ये कफ, हाँ मैंने यहीं तक किया हुआ है, आगे का सब रक्त पित्त है, तो छोड़ देना।